Hello guys, let's start our this session. I think voice is clear. So in this live class, we will do some questions that is the topic of GOC, General Organic Chemistry. The topic is GOC, General Organic Chemistry. And it's very important to clear your concepts of organic chemistry. So let's general organic chemistry. It's very important. So students, let's try to solve question number 1. We have to find out how many 2-degree hydrogen atom are present in the given following compounds. देखिए, हमें ये बताना है कि इस कंपाउंड में कितने 2-डिग्री हाइड्रोजन एटम्स होंगे। 2-डिग्री हाइड्रोजन एटम्स क्या होते हैं? देखिए, 2-डिग्री हाइड्रोजन एटम का मीनिंग होता है ऐसे हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच टू 2-डिग्री कार्बन। जो 2-डिग्री कार्बन से ज्वाइंट हो उन हाइड्रोजन को हम कहते हैं 2-डिग्री हाइड्रोजन। अब 2-डिग्री कार्बन क्या होता है? 2-डिग्री कार्बन वो एक ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होगा, उसे हम कहें, सो वी कैन से दैट इज योर 2। अगर मैं एक मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूं लाइक CH3, CH2, CH3, इस मॉलिक्यूल में ये कार्बन जो है वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई दैट इज 2-डिग्री कार्बन। ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट अटैच से अटैच जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो होते हैं 1-डिग्री हाइड्रोजन, और 2-डिग्री कार्बन के साथ ज्वाइंट जितने भी हाइड्रोजन होंगे उन्हें हम कहेंगे 2-डिग्री हाइड्रोजन। अब देखिए, हम अगर फाइंड आउट करें तो जो हमारी गिवन स्ट्रक्चर है उसमें कहाँ कहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, और यहाँ अगर हम देखें तो कार्बन की 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है। एक हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट होगा। सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ भी प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट होगा। ये जो दोनों पोजीशंस हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसी ऑलरेडी जो है वो सेटिस्फाइड हो चुकी है। तो अगर हम ये 2 डिग्री, और ये सारे के सारे जो कार्बन है 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे ज्वाइंट जितने भी हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर हम इन्हें काउंट करें तो इनका नंबर आएगा 7। सो वी कैन से 2 डिग्री हाइड्रोजन आर 7। यहाँ पे जो 2 डिग्री हाइड्रोजन है वो है हमारे पास 7 इन द गिवन फॉलोइंग कंपाउंड। हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो हमें कंपाउंड गिवन है उस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ऑप्शन बी इज एस्टर, ऑप्शन सी इज एमाइड, ईथर। देखिए, अगर हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करें तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है कार्बन से अटैच है, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, तो इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप है ये कीटोन। कीटोन। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे कहें तो देखिए, ये हमारा एमाइड ग्रुप है। सो एमाइड। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि यहाँ पे कार्बन है और ये कार्बन डबल बॉन्ड ओ और उसके ओ, और यहाँ पे हमारा अगेन कार्बन की चेन आ गई, सो दैट इज योर दैट कंप्लीट ग्रुप इज आर सी डबल बॉन्ड ओ, again O and R. So that is basically ester group. तो ये हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा एस्टर है, एमाइड है, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं प्रेजेंट? दैट इज ईथर। सो आंसर विल बी ईथर।
इसका आंसर क्या होगा, ईथर होगा। नेक्स्ट देखें अगर हम, तो देखिए करेक्ट एनर्जी प्रोफाइल फॉर एमाइन इन्वर्जन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन ट्रांजिशन स्टेट। देखिए एमाइन इन्वर्जन जो है ये नेचर में एक एमाइन जो होता है, इस एमाइन का इन्वर्जन हो जाता है और इन्वर्जन होने के बाद ये एग्जैक्टली अपनी मिरर इमेज को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि एमाइन जो होगा वो इन्वर्ट होने के बाद बनाता है अपना इनेंशियोमर। अब देखिए जो एमाइन होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड 3 है और लोन पेयर जो क्या है 1, तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है, एमाइन का। लेकिन जब इन्वर्ट होता है और अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, तो इस ट्रांजिशन स्टेट में इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हो जाता है sp2। उसका रीजन ये होता है कि इसके जो लोन पेयर्स होते हैं, इसके जो करके अपने न्यूक्लियस में चले जाते हैं। तो जब इन्वर्जन होता है तो एमाइन के होते हैं sp3 ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, वो लोन पेयर उस ऑर्बिटल को लीव करके न्यूक्लियस में चले जाते हैं। तो इसकी वजह से जब इन्वर्जन होता है तो जो एमाइन होती है, उस एमाइन का हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाता है वो हो जाता है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2। अब देखिए हमें ये तो समझ में आ गया कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, sp2। अब अगर हम इसके एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स को देखें और इनके एनर्जी को कंपेयर करें, तो बेसिकली आफ्टर इन्वर्जन वी कैन से बोथ आर इनेंशियोमर्स टू ईच अदर। दोनों क्या है, एक दूसरे के इनेंशियोमर्स है, मिरर इमेज है। और जो इनेंशियोमर्स होते हैं उन इनेंशियोमर्स की हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी कंटेंट सेम होता है, एनर्जी कंटेंट दोनों का सेम होगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे एनर्जी कंटेंट भी सेम है और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो का sp2 है। तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, सी और डी। और इन दोनों सी और डी में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ। लेकिन अगर हम कहें ट्रांजिशन स्टेट जो एनर्जी कंटेंट जो है वो इक्वल किसका है, तो एनर्जी कंटेंट इक्वल ए और बी में है अपना डी ऑप्शन का। सो आंसर विल बी डी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंटेंट दोनों का आफ्टर इन्वर्जन सेम हो गया और साथ के साथ हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट जो है उसका हाइब्रिडाइजेशन जो आया वो भी आया हमारे पास sp2। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें बताना है करेक्ट ऑफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ द अबव कंपाउंड। देखिए हमें यहाँ पे हीट ऑफ कंबशन बताना है, यानी जब हम इन कंपाउंड्स का कंबशन करेंगे तो किसकी हीट ज़्यादा जनरेट होगी और किस में हीट कम जनरेट होगी। तो जो कंबशन रिएक्शन होती है वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी इसमें हीट जो होती है वो रिलीज होती है। यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो हीट ऑफ कंबशन होती है दैट इज, वो हम कह सकते हैं डिपेंड है नंबर ऑफ कार्बन पर। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होते हैं तो हीट ऑफ कंबशन भी ज़्यादा होती है, मीन्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन इन द गिवन कंपाउंड। तो हमें ये देखना है कि कौन कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा है। जिस कंपाउंड के अंदर इनमें नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज़्यादा होंगे उनका उसका हीट ऑफ कंबशन या एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6, यानी कितने कार्बन है, 6 कार्बन। तो फर्स्ट कंपाउंड में सबसे ज़्यादा कार्बन है। सेकंड कंपाउंड के अंदर देखिए 1, फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास 6 कार्बन है, सेकंड में देखिए 1 2 3 4, और ये जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 2। तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो है फर्स्ट में है, फिर सेकंड में है और फिर थर्ड आएगा इसका, वो आएगा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो एंथैल्पी ऑफ कंबशन फर्स्ट कंपाउंड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड और फिर थर्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ अदर। इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बाकी से सिमिलर नहीं है। तो देखिए, जब हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो ए, बी और सी ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन कंपाउंड्स की फॉर्म होगी। लेकिन अगर हम डी की बात करें तो यहाँ पे जो डी स्ट्रक्चर, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं, अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना रैंक द हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। हमें बताना है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम दिए हुए ए, बी और सी। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का मीनिंग है कि अगर हम इन हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव कर दें तो रिमूव करने के बाद इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो हाइड्रोजन उतना इजीली रिमूव किया जा सकता है। इसका मीनिंग हमें ये चेक करना है कि अगर ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, इन कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, वो गेट बेस कितना ज़्यादा स्टेबल है। और हमें है, अगर चार्ज कभी कॉन्जुगेशन में आ जाए या चार्ज कभी डिस्पर्स हो जाए जिसकी वजह से चार्ज कम हो जाए तो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि कौन सा नेगेटिव चार्ज है जो कॉन्जुगेशन में आ रहा है, तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो सी सी ये है सी, अगर यानी कि मैं ये कहूँ कि अगर मैं, देखिए अगर मैं सी की बात करता हूँ, अगर मैं इस सी को रिमूव कर दूं तो इस कार्बन पर, ये जो कार्बन, इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको दो तरफ से कॉन्जुगेशन मिल रहा है, इस कार्बोनिल कंपाउंड का भी और इस कार्बोनिल ग्रुप का भी कॉन्जुगेशन मिल रहा है। इसलिए नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होगा। क्योंकि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होगा, इट मीन्स हम ये कह स्टेबलाइज होगा। सी के बाद हमारे है सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर पे अगर हम देखें तो बी, बी का मीनिंग हो गया कि अगर मैं बी, ये देखिए अगर मैं बी हाइड्रोजन एटम को रिमूव करता हूं तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस कार्बन पर। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन दिखा रहा है, दैट्स वाई ये नेगेटिव चार्ज भी डिस्पर्स हो सकता है, मीन्स डीलोकलाइज है, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो सी के बाद सेकंड आएगा हमारे पास बी। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग देखें तो हमारे पास बच्चा, हम ए की बात करें तो अगर मैं ए हाइड्रोजन करता हूं तो इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको कहीं से भी कोई कॉन्जुगेशन नहीं मिल रहा, यानी ये नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो सकता, ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो सकता, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो हमारा ऑप्शन जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सी, बी एंड ए। तो आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट ए एंड बी। ए और बी के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है उसका रिलेशन हमें बताना है। देखिए, अगर मैं ये पर ऑक्सीजन एटम पर दो लोन पेयर्स हैं, अब ये लोन पेयर जो हैं इस पाई बॉन्ड के साथ आ रहे हैं कॉन्जुगेशन में, यानी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है वो कुछ ऐसी बनेगी, CH3 C, और यहाँ पे O और O पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड, और O, हम O ने डोनेट कर दिए, दैट्स वाई यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CH3। अगर हम ये कहें कि हमारा ये जो ए बॉन्ड हमको दिखाई, ए बॉन्ड कहा, और ये हमारा बी बॉन्ड है, तो ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की तरह बन रहा है और फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ए बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है। इट मीन्स जो ए बॉन्ड है वो रेजोनेंस से अफेक्ट हो रहा है, और जो ए बॉन्ड है वो ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, यानी इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की बात करें तो देखिए, अगर हम बॉन्ड की बात करें तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड होता है
उस पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है इन दोनों का इंटरमीडिएट होती है। यानी पार्शियल डबल बॉन्ड की जो वो सिंगल से तो कम होती है लेकिन डबल से, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो बी बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड है, जबकि ए बॉन्ड जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड है। और ए बॉन्ड यानी जो आपका सिंगल है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो बी की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी और ए की बॉन्ड लेंथ कम होगी। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ sp2 सिग्मा बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड बिलो। हमें ये बताना है कि इस कंपाउंड में कितने sp2 जो बॉन्ड होंगे, कितने sp2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो बड़ा सिंपल है, हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये वाला कार्बन भी sp2 है, और ये वाला होगा, और ये कार्बन भी हमारा sp2 होगा, और ये कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इसका मतलब इन सबके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे जो आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग करेंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो हम काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर हम देखें 2 3 4 5 6, और दो ऑर्बिटल मिलकर हमारे पास आते हैं वो एक, है ना, हमारे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, देखिए ये वाला सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो अगर हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करेंगे कि कितने जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से बन रहे हैं, तो देखिए हम ये कह सकते हैं ये वाला सिग्मा बॉन्ड जो होगा और ये वाला सिग्मा बॉन्ड होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल 4 सिग्मा बॉन्ड ऐसे होंगे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से बने। 4 सिग्मा बॉन्ड कौन से होंगे, एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा, और एक सिग्मा बॉन्ड ये होगा। ये 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की वजह से बन रहे होंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा सी। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन द गिवन मॉलिक्यूल इज, हमें ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं। देखिए, नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड्स बनाता है तो यहाँ पे लोन पेयर जो आते हैं वो हमारे पास आते हैं 1 लोन पेयर, और ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे आते हैं 2 लोन। हम टोटल लोन पेयर काउंट करें तो हमारे पास आ गए 3 लोन पेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग रिंग इज हाईली स्ट्रेन्ड, हमें ये बताना है कि कौन सा ऑर्बिटल है जिसके अंदर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है। अगर हम ये कहें कि जो रिंग होता है उसका साइज, उसका जो साइज है वो अफेक्ट करता है किसको, स्ट्रेन को। अगर रिंग का साइज ज्यादा होगा, रिंग का साइज जितना ज्यादा होगा उसमें स्ट्रेन उतना कम होता है। रिंग का साइज अगर ज्यादा होगा तो उसमें स्ट्रेन क्या होता है, कह सकते हैं कि जो रिंग का साइज होगा वो स्ट्रेन के, या जो स्ट्रेन होता है वो रिंग के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। स्ट्रेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिंग साइज। तो यहाँ हाईली स्ट्रेन वो होगा जिसका रिंग का साइज सबसे छोटा होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 4, यानी ये रिंग जो है हमारे पास 4 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग। अब 4, बाकी अगर हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 मेंबर रहेंगे। अगर हम इसमें मेंबर देखें तो 6 आ रहे हैं, अगर हम इनमें देखें तो यहाँ पे 5 मेंबर आ रहे हैं। तो सबसे छोटा जो आया, जो 4 मेंबर रिंग है, वो है हमारे पास सी। सो योर आंसर विल बी सी, क्योंकि जो रिंग का साइज है वो जितना कम होगा उसमें स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में रिंग का साइज जो है वो स्मॉल है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द कोर्टिसोन, हमें बताना है इस कोर्टिसोन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। इट्स वेरी सिंपल, देखिए
हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने हैं। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ रहा है यहाँ पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज कीटोन। कीटोन के बाद अगर हम कहें तो यहाँ पे देखिए OH ग्रुप है। OH ग्रुप मीन्स एल्कोहल भी प्रेजेंट है, एल्कोहल भी प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम देखें तो एल्कीन, डबल बॉन्ड आ रहा है, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन फंक्शनल ग्रुप भी यहाँ पे प्रेजेंट। हम यहाँ ROR मीन्स ईथर, ROR मीन्स ईथर, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट। आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, एल्कोहल कीटोन। सो आंसर विल बी बी, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट द एसिड विद हाईएस्ट के वैल्यू। हमें ये बताना है कि कौन सा एसिड ऐसा है जिसकी के वैल्यू जो है ज्यादा है। अब देखिए अगर कहें एसिड जिसकी के ज्यादा होगी तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है के। बट क्योंकि जो पीके होता है वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के, दैट्स वाई ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीके ए के। तो हमें बताना है किसकी के ज्यादा है, यानी वो ये आपसे पूछना चाह रहा है कौन सा ऐसा एसिड है जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो हमें पता है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। देखिए हम H रिमूव करेंगे और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, यहाँ से भी H रिमूव करेंगे O पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, यहाँ से भी H रिमूव करेंगे O पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, और यहाँ से भी H रिमूव करके O पे नेगेटिव चार्ज लगाएंगे। अब ये नेगेटिव चार्ज पुट करने से हमें क्या मिल गए, कॉन्जुगेट बेस। अब हमें ये देखना है जिसका कॉन्जुगेट बेस या नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबल है वो उतना जल्दी बनेगा, यानी वो जो स्पीशीज है वो उतना जल्दी H+ आयन डोनेट करेगी, मीन्स उतना ज़्यादा एसिडिक होगी। यहाँ पे देखिए 2 Cl ग्रुप जुड़े हुए हैं और इन Cl का जो होता है वो होता है हमारे पास -I इफेक्ट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, पुल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे एसिडिटी को कम करेंगे। अब देखिए केमिस्ट्री में चार्ज जितना होता है उस स्पीशीज की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। इट मीन्स ये हो गया कि हम ये कह सकते हैं कि बी जो स्पीशीज है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसिडिक होगी, बी स्पीशीज सबसे ज़्यादा एसिडिक होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक Cl अटैच है, यहाँ पे I अटैच है, बट यहाँ पे तो +I लगा होगा, तो इट मीन्स हमारे पास आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि बी में 2 Cl लगे हुए हैं, दोनों का -I इफेक्ट है, वो नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। कौन सा कार्बोकैटायन ऐसा है जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो देखिए अगर हम तीनों कार्बोकैटायन को देखें हमें पता है कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो है वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये वाला कार्बोकैटायन 2 डिग्री है, ये कार्बोकैटायन 1 है, और ये भी मिथाइल कार्बोकैटायन है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मीन्स योर आंसर विल बी ए। नेक्स्ट इज दैट अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू। हमें बताना है कि pKa जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा किसकी है। फिर अब pKa जो वो एक्चुअल में एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्स होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है pKa के। उसकी pK ज़्यादा होगी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, और जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कितनी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है। देखिए अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा बनती हैं वहाँ रेजोनेंस का इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। अगर हम यहाँ से H निकालें और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डालें तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी, 2 स्ट्रक्चर होंगी। यहाँ से H रिमूव कीजिए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे एक इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनेगी। तो इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबलाइज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी X की, यानी X और Y में से देखोगे तो X की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और Y की एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी।
तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डालेंगे तो नेगेटिव चार्ज H रिमूव होने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा उस नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स ही नहीं हो पाएगा। जेड में नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो रहा। तो देखिए नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ हो रहा है और वाई में हो रहा है, जेड में नहीं हो रहा। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ एक्स, क्योंकि इसकी दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही हैं। इस मीन्स यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्शन, अगर हम वाई की करें बात तो वाई में एक इक्विवेलेंट वाई भी जो होगा वो स्टेबल होगा। वाई पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो स्टेबल होगा, ओ पे एक्स से कम होगा। और सबसे कम कॉन्जुगेट बेस जो स्टेबल वो जेड का होगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हुआ? एक्स। सबसे ज्यादा यानी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक हुआ एक्स, फिर हुआ वाई, फिर हुआ जेड। लेकिन हमसे एसिडिक स्ट्रेंथ का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया उनकी पीके वैल्यू का ऑर्डर। अब पीके जो होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के इनवर्स होती है। तो यहाँ पे पीके ए का जो ऑर्डर बनेगा वो पीके ए का ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास जेड, फिर वाई और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स। यानी हमारा आंसर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा सबसे ज्यादा, हमारे पास आ जाएगा जेड, फिर वाई और फिर एक्स। सो आंसर बी, बी। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इस क्वेश्चन नंबर 15 में हमें एक कंपाउंड दिया गया है, उसकी रिएक्शन करवानी है हमें HCl से। हमें ये तो पता है, देखिए सबको हमें ये पता है कि हमारा जो ये HCl है, HCl बेसिकली क्या है? HCl है एसिड। और नाइट्रोजन जो है इस कंपाउंड में, नाइट्रोजन जो प्रेजेंट है उस पर है लोन पेयर। इट मीन्स नाइट्रोजन जो है वो बिहेव कर सकता है किसकी तरह से? बेस की तरह से। तो जो नाइट्रोजन जितना जल्दी, जितना इजीली अपने लोन पे डोनेट कर पाएगा वो एसिड के साथ फास्ट रिएक्ट करेगा। क्योंकि एसिड हमने लिया हुआ सिर्फ 1 मोल, तो वो या तो इस नाइट्रोजन पे अटैक कर सकता है या इस नाइट्रोजन पे अटैक कर सकता है। तो Cl आपका जो होगा दोनों में से किसी एक, यानी हम ये कह सकते हैं HCl किस पर अटैक करेगा? जो नाइट्रोजन एटम अपने लोन पेयर को जल्दी डोनेट कर देगा। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होते हैं तो वो डोनेट नहीं किए जा सकते इजीली। तो अगर हम ये देखें कि कौन से लोन पेयर हैं जो कॉन्जुगेशन में हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि ये जो लोन पेयर है हमारे पास ये के अंदर है। देखिए तो ये लोन पेयर जो है इन कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इजिली डोनेट नहीं किए जा सकते। ये जो कॉन्जुगेशन में होने का मतलब हो गया, हम ये कह सकते हैं ये डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये मूव कर सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो लोन पेयर हमारे पास आ रहे हैं, ये लोन पेयर हमारे पास लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो एसिड इजिली इन लोन पेयर को गेन कर सकता है और अपना प्रोडक्ट बना सकता है। तो इस इट मीन्स HCl जो है अपना, जो ये Cl माइनस ये नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन जो होगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? प्लस आयन को। और हम ये कहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर कैसी होगी? हमारे प्रोडक्ट की स्ट्रक्चर होगी बी। आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर डोनेट किए। क्यों डोनेट किए? क्योंकि ये जो लोन पेयर थे, ये लोन पेयर आपके जो थे वो लोकलाइज्ड लोन पेयर थे जिनको इजीली डोनेट किया जा सकता था। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या आ गया? बी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए अगर हम 16 नंबर क्वेश्चन को चेक करें तो 16 नंबर क्वेश्चन अगेन हमारा उसी के ऊपर डिपेंड है कि एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ विच is most acidic in A and B and most basic in C and D। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करना पड़ता है, और ऑर्थो इफेक्ट जब हम लगाते हैं तो हमें पता है ऑर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड के अगर कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होगा तो फिर वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, और अगर ऑर्थो पोजीशन पे एमाइन के कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। तो अगर हम ये अप्लाई करें तो हमें पता लगेगा हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बी। तो इट मीन्स यहाँ पे हमें अप्लाई करना है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो
आएगा बी। तो ऑर्थो इफेक्ट में क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट का मीनिंग आप ये सोच सकते हो कि अगर हमारा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है लाइक बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, दोनों में से कोई भी ग्रुप जुड़ा लगा हुआ हो, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। किस तरह से इंक्रीज करता है? वो एक्चुअल में क्या करता है कि जो अपना फिनाइल रिंग होता है, उस फिनाइल रिंग की फिनाइल रिंग जो होता है उसको स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसके प्लेन को चेंज कर देता है, और प्लेन को चेंज करने की वजह से जो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन बनता है, उस कार्बोक्सिलेट आयन को ऑब्वियसली क्या करता है, ज़्यादा स्टेबल बनाता है। जब हम एमाइन पे लगाते हैं ऑर्थो इफेक्ट, तो एमाइन की बेसिसिटी जो होती है वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि नाइट्रोजन एमाइन का जो NH2 ग्रुप होता है, वो NH2 ग्रुप जो होगा, वो NH2 ग्रुप CH3 के साथ स्टेरिक हिंड्रेंस कोज करता है, जिससे एसिड इजिली इलेक्ट्रॉन लेकर नहीं जा सकता। तो ये ऑर्थो इफेक्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बी। थैंक यू।